ये वाला वीडियो अब तक आप लोग देख चुके हैं और इसका पीडीएफ और पिछले सारे पीडीएफ में आज ही अभी शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड होने के जस्ट बाद। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है गांधी एरा का। और पिछले वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन, जालियांवाला मैसेकर, वर्ल्ड वॉर वन, ये मेन टॉपिक होता है। इसके अंदर जो सब टॉपिक होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले दिन का वीडियो थोड़ा सा छोटा था, ये भी 20 मिनट का वीडियो होगा। दो मेजर टॉपिक आज कवर करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत बनेंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, DRJ_झा। और ये कंप्यूटर साइंस और जीएस दोनों के लिए आपको फायदेमंद रहेगा, STET और TRE 3.0 के लिए। देखिए, अब आपने एक प्रॉब्लम जो बताई थी कि फॉन्ट छोटा हो, तो वो भी हमने बड़ा कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं हो। ये असहयोग आंदोलन की बात करें, किस आंदोलन की बात करें? असहयोग आंदोलन की बात करें। ये पहला मास मूवमेंट था गांधी जी के लीडरशिप में। मास मूवमेंट का मतलब क्या है कि आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इससे पहले गांधी जी जो भी मूवमेंट किए थे, देखो इससे पहले तीन तो मेन फेमस है, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। ये इसका सीरीज भी याद रखना। चंपारण को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, और जो उसके बाद आया था अहमदाबाद सेकंड हुआ था, केक से आप लोग याद करना। अब अहमदाबाद का अगला हुआ था, उसमें पहली बार इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, मास स्ट्राइक किया था। और थर्ड क्या था? थर्ड था पहला असहयोग आंदोलन। तो तीनों का पहला कौन था वो याद रखना। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको चंपारण को पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, अहमदाबाद को पहला हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, और थर्ड यानी खेरा को पहला असहयोग आंदोलन बोलते हैं। क्लियर? गांधी जी का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम समझ गए। अब ये पहला मास मूवमेंट ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहला मास मूवमेंट? इसीलिए बोलते हैं पहला मास मूवमेंट क्योंकि अब तक जो भी मूवमेंट था ना, वो पूरे मास लेवल पे नहीं जा रहा था, वो लिमिटेड एरिया में था और लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये एक ऐसा मूवमेंट था ना जिसमें बहुत सारे एरिया में था, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। और आम आदमी भी पार्टिसिपेट करते, फार्मर, पीजेंट। पहले तीन मूवमेंट में तो ऐसा नहीं था। देखो, एक आप जो रॉलेट एक्ट का हड़ताल हुआ था उसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उतने लेवल पे नहीं हुआ था क्योंकि वो बीच में ब्रेक हो गया था। लेकिन ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। तीन इशू को सॉल्व करने के लिए मूवमेंट हो रहा था। तीन इशू क्या था? एक तो खिलाफत इशू है, पूरा डिटेल में हम लोगों ने आप पिछले क्लास में बताया। एक खिलाफत इशू था क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में टर्की के खलीफा को हटा दिया गया था किंग के गद्दी से। तो पूरा मुस्लिम जो दुनिया था वो दुखी था, उनका सेंटिमेंट हर्ट हो चुका था क्योंकि पूरी दुनिया के मुस्लिम उनको अपना हेड मानते थे। सेकेंड, जालियांवाला मैसेकर हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। थर्ड क्या हुआ था कि हम स्वराज की बात कर रहे थे, अटेनमेंट ऑफ स्वराज की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या? देखो, इन तीनों मूवमेंट से पहले आपको पता है मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस होम रूल लीग। जो होम रूल लीग था दो, एक देखो पहले बाल गंगाधर तिलक वाला होम रूल लीग बना था, बाद में एनी बेसेंट वाला होम रूल लीग बना था, ये भी याद रखना। तो ये चारों एक साथ आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको नहीं लगता इंडियन नेशनल कांग्रेस का ग्रुप थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा हो गया था? ठीक है। अब इस तीनों का जो बात हुआ है, इसके बाद इन तीनों का बात होने पे एक स्पेशल सेशन हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में स्पेशल सेशन हुआ 1920 में। इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया। स्पेशल सेशन हुआ, ध्यान देना, स्पेशल। हर साल ऐसे सेशन होता था दिसंबर के महीने में लास्ट में, मोस्ट प्रोबेबली ये 28, 29, 30, 31 मतलब या 29, 30, 31 ऐसे होता था। और इस सेशन के, स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाल बाल पाल में से एक जो लाल थे वही प्रेसिडेंट बने थे एक बार भी, ठीक है ना। उसके अलावा न बिपिन चंद्र पाल, न अरविंदो घोष, न बाल गंगाधर तिलक, कभी प्रेसिडेंट नहीं बनते। उसके बाद ना यहाँ पे क्या बात हुआ था? अप्रूव किया गया था, अप्रूव किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब नागपुर सेशन में क्या हुआ? नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव। अब उनका ऑब्जेक्टिव चेंज, अब क्या मांग करने लगे
अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय पीसफुल मीन्स कि भाई हमको स्वराज चाहिए किसके द्वारा, पीसफुल मीन्स के द्वारा। और आपको पता है स्वराज पार्टी भी बनाया गया था 1923 में। अभी स्वराज पार्टी नहीं बना है क्यों, कैसे बनेगा वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सी आर दास क्या था, इन्होंने रिजोल्यूशन मूव किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किन्होंने किया था ऐसे, जैसे आपको पिछली बार पूछा भी था एक मूवमेंट के बारे में कि ये किन्होंने शुरू किया था, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आंसर था। और इसकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था शायद क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, उसका रेजोल्यूशन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन किसने पास किया, चित्तरंजन दास। इस मूवमेंट के क्या क्या प्रोग्राम थे, क्या क्या थे। सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट हुआ 20 मार्च 1920 को। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि जो भी टाइटल आपको मिला है अंग्रेज के द्वारा, जैसे केसरी हिंद, ये सब टाइटल आप हटाओ। जो ऑनररी ऑफिस का टाइटल मिला है वो सब हटाओ। आप रेजिग्नेशन कर दो फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट ऑफ लोकल बॉडी। अगर आपको नॉमिनेट किया गया था ना, नॉमिनेट किया गया था, जिस सीट पे नॉमिनेट किए गए थे आप लोग, उससे आप क्या कर दो, रिजाइन दे दो। मतलब आप अंग्रेज के यहाँ काम नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये स्पेलिंग गलत लिखा गया, ठीक है। उसके बाद अब जो चिल्ड्रन है, बच्चे को बोला गया कि कॉलेज और स्कूल आप छोड़ दो, ठीक है ना। ब्रिटिश कोर्ट को बाइकॉट करो। लॉयर को बोला, जो लिटिगेंट को बोला कि आप ब्रिटिश कोर्ट जाओ ही ना। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो। ये सब मैनिफेस्टो में लिखा गया था, ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। अब इस मूवमेंट का मेन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये पहला 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और पता है लोकमान्य तिलक इसी दिन उनका डेथ हो गया था, 1 अगस्त 1920 को ही, 1 अगस्त 1920 को ही। अब हुआ क्या, 1921 में गांधी जी, ध्यान देना, गांधी जी और अली ब्रदर्स पिछले वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों, खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ ही, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे थे बिल्कुल। इन्होंने गांधी जी के साथ घूमा और प्रोपागेट किया नागपुर रिजोल्यूशन को। नागपुर रिजोल्यूशन कब साइन किया गया था, यहाँ पे देखो, इसको हम नागपुर रिजोल्यूशन बोलते हैं। इसमें नागपुर सेशन में जो साइन हुआ ना मैनिफेस्टो, उसको नागपुर रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब 31 मार्च 1921 के, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी विजयवाड़ा में मिलते हैं, डिसाइडेड टू रेज तिलक स्वराज फंड ऑफ 1 करोड़ रुपीज टू इंग्लिश मेंबर टू इंट्रोड्यूस 20 लाख ऑफ चरखा। देखो क्या कर रहा था कि एक फंड बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा तिलक स्वराज फंड किस इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ये लोग क्या चाहते थे कि लोग थोड़ा फंड करें, जिसके कारण जो पैसा है ना उससे चरखा खरीदना चाहते थे। चरखा से होगा क्या कि हम लोग खादी के सामान खुद बनाएंगे तो अंग्रेजों का सामान कम बिकेगा ना, उनका बिजनेस ठप होगा ना, इंडिजीनियस स्वदेशी इसे सब तो से तो आएगा। उसके अलावा 8 जुलाई 1921 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का मीटिंग होता है। ध्यान देना, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का मीटिंग होता है। कहाँ पे, कराची में मीटिंग होता है। उसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, मौलाना मोहम्मद अली। उन्होंने डिक्लेयर किया इट वाज रिलीजियसली अनलॉफुल टू कंटिन्यू इन ब्रिटिश आर्मी। मतलब सिर्फ ये जो अली थे ना, मौलाना मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स में एक मोहम्मद अली थे, एक शौकत अली थे। उन्होंने बोला कराची में कि बिल्कुल ये देखो, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट को धर्म से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि लोगों में बिल्कुल आग फूक जाए कि अगर अभी भी आपके, देखो आपके मुस्लिम, मतलब अली साहब ऐसे बोले थे कि आपके मुस्लिम हीरो को, मतलब मुस्लिम उसको सबसे टॉप पे मानते थे ना खलीफा को, कि उसको भी हटा दिया तो आपकी क्या औकात है, ठीक है। मतलब ऐसे थोड़ा सा भड़काने के लिए कि अगर अभी भी ब्रिटिश आर्मी में आप काम करो तो ये रिलीजियसली अनलॉफुल है, ठीक है ना, आपको धर्म ही आपको माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद हुआ क्या, अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करते हैं 1921 में, ठीक है ना। जहाँ पे जाता है वहाँ पे हड़ताल, वहाँ पे मतलब बॉम्बे में विजिट किया, लैंड किया, ऑब्जर्व द डे ऑफ हड़ताल, ठीक है ना, हड़ताल वहाँ पे लोग मना रहे थे, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खरपरे, बिपिन चंद्रपाल एंड एनी बेसेंट, ये कांग्रेस छोड़ चुकी थी। मतलब इन लोगों को ये मूवमेंट अच्छा नहीं लग रहा था,
ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खरफरे, बिपिन चंद्र पाल, ये एनी बेसेंट, ये सब छोड़ चुकी थी। अब इस समय कुछ चीजें हुआ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया नेशनल, जामिया मिलिया इस्लामिया नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, बाद में वो न्यू दिल्ली शिफ्ट हुआ, ये बना। एक तो इम्पोर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बीपीएस से पूछा हुआ है। बिहार विद्यापीठ को इनागोरेट किन्होंने किया? महात्मा गांधी जी ने। और बिहार विद्यापीठ बना कहाँ पे? नेशनल कॉलेज जो है ना, उसी के कैंपस में। और स्टार्ट किन्होंने किया? राजेंद्र प्रसाद। और जमीन किन्होंने दान दिया? मजहर उल हक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बीपीएससी में बना भी हुआ है कि बिहार विद्यापीठ को इनागोरेट किन्होंने किया? महात्मा गांधी ने। कहाँ पे बना? नेशनल कॉलेज के कैंपस में। स्टार्ट किन्होंने किया? राजेंद्र प्रसाद जी। और जमीन किन्होंने दान दिया? मजहर उल हक। काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ इसी हिसाब से बना, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज के बने हुए स्कूल या कॉलेज में बच्चे जाएं, इसलिए अपना तो बनाना होगा ना, यही बात कर रहे थे। जो लॉयर थे, क्योंकि उनको बोला गया था ना कि भाई जो लॉयर है वो अपना छोड़ दे काम। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा सैफुद्दीन खिचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशन, असफ अली, इन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद गांधी जी के पास जो टाइटल मिला था केसरे हिंद, केसरे हिंद का टाइटल उन्होंने त्याग दिया। और जमल लाल बजाज गांधी जी के दोस्त थे, उनको जो राय बहादुर का टाइटल मिला था वो भी त्याग दिया। फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया गया, यानी जो जो मैनिफेस्टो में साइन किया गया था वो सब किया गया। बिहार विद्यापीठ याद रखना, जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तिलक स्वराज फंड इम्पोर्टेंट है। ये सब एक्चुअली क्वेश्चन है, उसको मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। अब मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने वही लिखा है ना, आपको स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन वही लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वो समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूपी के जो किसान थे टेनर्स, उन्होंने इलीगल जो यूज किया जा रहा था जमींदार के द्वारा, उसको पे करना मना किया कि नहीं, मतलब ड्यूज इसको बोलते, इलीगल ड्यूज। ठीक है, जो मांग रहे थे वो देना मना किया। उसके बाद आसाम के जो टी प्लांटर थे ना, आसाम के जो टी प्लांटर, वो कहाँ पे चले गए? स्ट्राइक पे चले गए आसाम के टी प्लांटर। उसके अलावा जो मिदनापुर के पेजेंट थे ना, उन्होंने यूनियन बोर्ड टैक्स देना मना, उन यूनियन एक बोर्ड टैक्स होता था ना, उसको पे करना मना कर दिया। उसके बाद दुग्गिराला गोपाल कृष्णन डेवलप एंड एगिटेशन इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये बात याद रखना। गोपाल कृष्णैया, ये आधा नाम भी याद रखो ना। उन्होंने क्या किया? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा एजिटेशन करवाया। ठीक है, और जो पॉपुलेशन जो चिराला के थे ना, उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स देना बंद कर दिया। मतलब देखो, जहां पे टैक्स लगता था ना जिस एरिया में, वो एरिया ही लोग छोड़ दे रहे थे। उसके बाद ऑल विलेज ऑफिसर रिजाइन इन पेडा नापैडू, एक जगह है जहाँ पे सारे विलेज ऑफिसर ही रिजाइन कर दिए। उसके बाद मालाबार में मोफला रिवोलियन हुआ। ये एक्चुअली मुस्लिम पीजेंट कर रहे थे, एक्चुअली एंटी जमींदार मूवमेंट था। ठीक है ना। ये देखो, ये जो 3-4 है ना स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, ये एक्चुअली क्वेश्चन के फॉर्म में था। मैंने इसको ये जो घटना चक्र में क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ मैंने लिख दिया। अब ये इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट था, चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं। देखो, अच्छा मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, अंग्रेज दबाव में भी आ गया था बहुत काम, लेकिन एक इंसिडेंट होता है, वो होता है चौरी चौरा गोरखपुर में। ठीक है, यूपी में। यहाँ पे कुछ लोगों पे पुलिस लाठी चला देता है। ठीक है ना। उसके बाद लोग गुस्सा होकर पुलिस स्टेशन में ही आग लगा देते हैं। और गांधी जी के प्रोग्राम में, प्लान में कभी भी ऐसा नहीं होता है। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते हैं। अब हुआ 12 फरवरी 1922 है, यहाँ पे 1922 को इंडियन कांग्रेस कमिटी मिला और रेटिफाई किया डिसीजन पे। गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया, गांधी जी, और फिर कि मतलब स्टॉप द मूवमेंट। गांधी जी को अच्छा ही नहीं लगता। स्टॉप द मूवमेंट किसके इंसिडेंट का? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। उसके बाद, और ये डेट रेटिफाई किस दिन हुआ? 12 फरवरी को। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया अगले ही महीने। 1922 है, बार बार टाइपिंग में एरर हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या?
24 फरवरी 1922 को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी फिर मिली इन एट न्यू दिल्ली एंड बैन ऑल द एक्टिविटीज, बोला कि जो भी एक्टिविटी जो कानून को तोड़ती है वैसा एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक D.R. मुंजे, ठीक है ना, D.R. मुंजे, मुंजे ही सिर्फ याद रखना, इन्होंने एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। इसमें गांधी जी के डिसीजन को एक कंडेम कर रहे थे कि गांधी जी का डिसीजन खराब था, यानी जो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देना, ख़त्म कर देना, वो डिसीजन खराब था। BHU का इस्टेब्लिशमेंट उसी समय हुआ मदन मोहन मालवीय के द्वारा। गांधी जी इसको हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं। देखो कई जगह पे ना हिमालयन ब्लंडर इस इंसिडेंट में भी लिखा हुआ है, और कई जगह पे जो जालियांवाला बाग मैसेकर है ना उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक बारी आप अपने लेवल पे भी सर्च करना, मैं अपने लेवल पे भी सर्च करूँगा, ठीक है। कमेंट करना आपको अगर पता चल जाए तो। अब हुआ क्या, देखो मूवमेंट थम गया था अब, और गांधी जेल में थे, और क्योंकि अभी तक जो भी मूवमेंट हो रहा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे, गांधी जी। तो बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम क्या रहे तो करे क्या, ठीक है ना। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। तो अब दो ग्रुप में बट गया कांग्रेस। एक ग्रुप बोलता था कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स के जो भारत में चुनाव होता था ना, काउंसिल का चुनाव होता, उस चुनाव में भाग लेंगे, हम लोग जीतेंगे, और जीतेंगे तो अंग्रेज को हम काम ही नहीं करने देंगे। और मतलब वो चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री करना, मतलब वहाँ के पार्लियामेंट में, संसद में घुसना, बस। दूसरा ग्रुप था, बोलता नहीं, हमें गांधी जी जब तक नहीं है ना तब तक कोई प्रोग्रेसिव एक्टिविटी करना हो, या मान लो लोगों को अवेयर करना, लोगों को पढ़ाना, चरखा चलवाना, ऐसे सिखाना, बहुत चीज़ ऐसे ऐसे चीज़ें। तो दो अलग अलग ग्रुप था। तो एक ग्रुप जो था ना जिसके हेड थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये सब चाहते थे कि हम एंट्री करें काउंसिल में। लेकिन दूसरा ग्रुप था जिसमें राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सब था, वो बोलते थे नहीं, ठीक है ना। तो उस समय एक पार्टी बनाया जाता है, किसके द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। ये प्रो चेंजर्स थे। प्रो चेंजर्स का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। ये लोग चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे। बदलाव कैसे चाहते थे कि लोग चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री, जिससे वो ब्रिटिश के काम को रोक सके, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, ये बोलते, इनको नो चेंजर्स बोलते थे। ये बोलते थे नहीं, गांधी जी अभी नहीं है ना तब तक हम लोगों को अवेयर करेंगे, गांधी जी आएंगे फिर और अलग मूवमेंट होगा, ठीक है। अब गया सेशन में क्या हुआ, नो चेंजर्स जो थे, नो, देखो देखो गया सेशन में क्या हुआ, नो चेंजर्स जिसको लीड कर रहे थे सी राजगोपालाचारी, ये डिफीटेड द प्रो चेंजर CR दास, मतलब प्रो चेंजर्स को हरा देते हैं, ठीक है ना। मतलब अब किसकी, प्रो चेंजर्स लोग की बात नहीं मानी जा रही है। कुछ ही लोग थे ना जो चाहते थे कि हम एक अलग पार्टी बनाए, फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो ये लोग क्या करते, रिजाइन कर देते, लेट टू रिजाइन एंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस। तो CR दास प्रेसिडेंट नहीं रहे। अब पहले ही जनवरी 1923 को क्या होता है, CR दास, मोतीलाल नेहरू एक नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको स्वराज पार्टी भी नाम से लेते हैं। और ये स्वराज पार्टी जो है ना विद इन कांग्रेस था, ठीक है ना, कांग्रेस के अंदर था। अब स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा देखते हैं। श्रीनिवास अयंगर, ये स्वराज पार्टी जो मद्रास में था ना उसके फाउंडर थे। और उसके अलावा स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस था, और उसके एक और मेंबर कौन थे, NC केलकर, ये भी मेंबर थे, याद रखना, ये भी स्वराज पार्टी के मेंबर ही थे। द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है नवंबर 1930 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 101 सीट में से 42 सीट जीत जाते हैं। सेंट्रल प्रोविंस में, मतलब जो अभी वाला MP वाला पार्ट है, वहाँ पे तो उसको क्लियर मेजोरिटी मिलता है। साथ ही बंगाल में ये इनको लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा मिलता है। बॉम्बे में भी अच्छा इन्होंने किया था, ठीक है ना। और लेकिन मद्रास में और पंजाब में इनकी हालत थोड़ी खस्ती हुई, किसकी, स्वराज पार्टी की।
इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दे फोर्स अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि इन्होंने जो बोला था ना कि भाई हम एक बारी सरकार में घुसते हैं तो हम काम नहीं करने दें, उन्होंने किया। इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को दबाव में किया और एक कमेटी का गठन करवाया। कमेटी का नाम था मुदीवन कमेटी, मुदीवन कमेटी। और इस कमेटी का क्या काम था कि भाई देखो कि ये एक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। मुदीवन कमेटी ने रिपोर्ट में दिया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी अभी उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कि ये एक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसी एक्ट को चेक करने के लिए बाद में साइमन कमीशन आया था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1925 में ये पार्टी बिल्कुल पीक पे था जब विट्ठल भाई पटेल को, जो स्वराजिस्ट थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। मतलब समझो ना, स्पीकर बन गए, स्पीकर, ठीक है। अब गांधी जी, अब शुरू में गांधी जी क्या जब आए तो स्वराज पार्टी के खिलाफ थे। गांधी जी 1924 में आ गए थे, मतलब हेल्थ के ग्राउंड पे, ठीक है। बाद में गांधी जी ने बोला कि हाँ करने दो, कर रहा है, तो गांधी दास मोतीलाल नेहरू, इसको गांधी दास पैक्ट बोलते हैं। और ठीक है, बट जो इनका जो अहम था, जब मान लो सी आर दास का जैसे ही डेथ हुआ गया ना, तो ये पार्टी बिल्कुल सफर कर गई। मतलब पार्टी में वो जान ना रहा। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? स्वराज पार्टी में। नवंबर 1926 में इलेक्शन होता है, सिर्फ 40 सीट जीते सेंटर में, और हाफ द सीट इन मद्रास एंड अदर प्रोविंस। मतलब बहुत सारे में इनका हालत बहुत ज़्यादा खराब रहा, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर से वो बाहर आ गए कब? 1930 के आसपास। किस लिए? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना था। अब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, जिसको हम व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है, व्हाइट कमीशन। देखो हुआ क्या, 1919 के ही एक्ट में एक प्रोविजन था, ध्यान देना, 1919 के एक्ट में ही एक प्रोविजन था कि आज से 10 साल बाद एक कमेटी आएगी, एक कमीशन आएगी, जिसको स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते थे, और वो चेक करेगी कि क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं 1919 वाला एक्ट। तो इसलिए 8 नवंबर 1927 को ये कमेटी बनाई गई, 8 नवंबर 1927 को। उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड विंकेर हेड, और वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया कि वो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे। किनके अध्यक्षता में? जॉन साइमन के थे। 7 मेंबर था, जिसमें 4 कंजर्वेटिव पार्टी के, 2 लिबरल पार्टी के, 2 लेबर पार्टी के, 1 लिबरल पार्टी के। ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्या 1919 वाला एक्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और अगर आपको कोई लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कैसे किया जाए और किस लाइन पे किया जाए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था 1927 में, ठीक है, और ये दिसंबर में, अब मैंने बताया दिसंबर में होता है। सेशन ने कमीशन को बाइकआउट कर दिया। शुरू में देखो कमीशन अभी बना है तभी ये बाइकआउट कर दिया। क्यों क्यों क्यों? अभी तो रिपोर्ट देना चाहिए ना। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही थी कि भाई जिस देश का आप चेक करने आ रहे हो उस देश का मेंबर ही नहीं है आपके ग्रुप में, क्या क्या ये क्या पता करेंगे? कुछ नहीं पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन लॉन्च बॉम्बे में आया। कब आया? फरवरी 3 1928 को, और वैसे ही हड़ताल आ गया, ठीक है। हड़ताल जैसे प्रिंस चार्ल्स आया था ना, तो हड़ताल, लोगों गो साइमन गो करने लगे। अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया मई 27 1930 में, और बी आर अम्बेडकर इसको सपोर्ट कर रहे थे। किस? साइमन कमीशन वाले को। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। अब देखो, चलो यहाँ से हम आए करेंगे, बट साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, साइमन कमीशन ने 4 रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है ना। 4 में क्या बोला था? एक तो बोला था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम के लिए 1909 वाले एक्ट में, 1919 वाले एक्ट में सिख के लिए, यूरोपियन के लिए दिया गया ना। तो एक तो इसका रिकमेंडेशन था सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ावा दिया जाए, हटाया नहीं दिया जाए। दूसरा, 1919 के एक्ट में 1919 के एक्ट में एक आया था डायरकी सिस्टम, आया था ना, डायरकी सिस्टम, जिसमें 2 प्रकार का काम था, एक रिजर्व
और एक था ट्रांसफर्ड, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। तो बोला कि ये खराब है। साइमन कमीशन ने क्या बोला, ये खराब है। ये क्यों खराब है भाई? क्योंकि इससे जो प्रोविंस है ना, प्रांत यानी राज्य की ऑटोनॉमी छीनती है, इसलिए ये हटाइए। और जो डायरकी सिस्टम है वो कहाँ आना चाहिए? सेंटर में आना चाहिए। इसीलिए 1935 वाले एक्ट में डायरकी कहाँ पे आया? सेंटर पे आया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुआ वैसे। तो दो रिकमेंडेशन देखा। थर्ड रिकमेंडेशन बोला कि कंप्लीट फेडरलिज्म होने चाहिए इंडिया में। फेडरलिज्म का मतलब एक ऊपर सेंटर रहेगा, नीचे बहुत सारे स्टेट। और इन्हें इवन बोला कि जो सेंटर के नीचे स्टेट, राज्य तो रहेगा, मतलब उस समय प्रोविंस उसको बोलते थे। साथ साथ में जो प्रिंसली स्टेट है, यानी उस समय जो राजा उजा हुआ करते थे ना, ये भी फेडरलिज्म के पार्ट होने चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरकी सिस्टम, उसके बाद फेडरलिज्म, और इतने थे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन। तो आगे का हम ना नेहरू रिपोर्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो का, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। बिल्कुल इस वीडियो के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री 8 में से आपका 7 क्वेश्चन कहीं नहीं रहेगा, बट कहानी पे ही फोकस करोगे तो जो 8वां है वो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।